राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों का मतलब ओबीसी समाज के लोगों का संगठन है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं पिछड़ों को जागृत करने के लिए। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और 75 साल की आज़ादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। 74-75 साल में जानवरों की गिनती हुई मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। तो 75 साल में जब पिछड़ों की गिनती नहीं हुई तो पिछड़ों को हिस्सा कहाँ से मिलेगा? भाई, जिसकी घर में गिनती है घर में हिस्सा उसी को लगता है, जिसकी घर में गिनती नहीं उसका घर में हिस्सा लगेगा? तो जब हम पिछड़े वर्ग के लोगों की 75 साल में गिनती नहीं हुई तो हिस्सा कहाँ से लगेगा? तो इसलिए आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश के सभी संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ना के बराबर है। पिछड़े वर्ग की संख्या समाज में 52% है। 52% का मतलब होता है कि आधे से भी 2% ज्यादा हमारी आबादी है। 52% का मतलब है कि आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी है। लेकिन ये जो 52% का आंकड़ा है ये भी 1931 की जनगणना का आंकड़ा है। मतलब 1947 में देश आजाद हुआ, तो उसके पहले जब अंग्रेज देश में थे तो अंग्रेज हर जाति की गिनती करते थे। हर जाति की जाति आधारित अंग्रेज गिनती करते थे। तो उस गिनती के आधार पर जो हमारी आबादी है वो 52% मतलब कि 52% है। मतलब 50% से 2% ज्यादा है, मतलब आधे से भी 2% ज्यादा है। लेकिन आज़ादी के 75 साल में हमारी गिनती तक नहीं हुई तो हमें हक हिस्सा मिलने का सवाल तो बहुत दूर तक है। लेकिन गिनती क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी गिनती नहीं हो रही। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात का पता ही नहीं है कि हमारी गिनती नहीं हो रही है। हम क्या हैं, हम क्या थे, हमको क्या मिला, क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला, इसकी जानकारी अगर हमको नहीं होगी तो हम लड़ेंगे किस बात के लिए, कोशिश किस बात की करेंगे, प्रयास किस बात का करेंगे? पहले हमको तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हिस्सा कितना है, तब हमको वो हिस्सा मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो हमको मिलना चाहिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसके लिए निकला हुआ है पूरे देश भर में। चूंकि हो क्या रहा है कि हर लड़ाई में पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। जब देश में अंग्रेज थे तब हमारे लोगों को ये बात समझाई गई, ये बात बताई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं, अगर अंग्रेजों को देश से भगा दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप आजादी की लड़ाई उठाकर देखो तो सबसे ज्यादा लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने लड़ी। और उस लड़ाई में एक बड़ा नाम जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। गांधी जी ने भी लिखा कि अगर मुझे सरदार नहीं मिले होते तो मैं अंग्रेजों को देश से भगाने में सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को याद था कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो अंग्रेजों को देश से भगाने में मैं कामयाब नहीं होता। ये बात गांधी जी को तब तक याद थी जब तक सरदार पटेल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं थे। जब सरदार पटेल प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए और कांग्रेस की जितनी राज्यों में कमेटियां थी सभी राज्यों के लोगों ने सरदार पटेल के समर्थन में वोट कर दिया, तब गांधी जी को यह बात याद नहीं थी कि सरदार पटेल की वजह से हम अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हो रहे हैं। ये बात गांधी जी को तब याद नहीं थी और गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वीटो पावर का इस्तेमाल किया और वीटो पावर का इस्तेमाल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। जेबी कृपलानी ने लिखा है कि मुझे गांधी जी ने कहा कि पर्ची लिख करके दो सरदार को कि सरदार अपना नाम वापस ले लो। मैंने जब पर्ची लिख के सरदार को दिया तो सरदार ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया।
और गांधी जी ने फिर पर्ची कृपलानी साहब की तरफ बढ़ा दिया और कृपलानी साहब ने फिर पटेल साहब की तरफ बढ़ा दिया। पटेल साहब को पता चल गया कि ये गांधी जी की मर्जी से ये पर्ची आई है, बगैर गांधी जी की मर्जी के ये पर्ची नहीं आई है। तो सरदार पटेल को अपना नाम वापस लेना पड़ा। आज जो कश्मीर का मामला खड़ा हुआ है, अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो मामला होता नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने खंड खंड भारत की जितनी रियासतें थी उनको मिला लिया, चाहे समझा करके मिला लिया, चाहे धमका करके मिला लिया, चाहे जैसे भी मिला लिया, लेकिन उनको मिला लिया और अखंड भारत बना दिया। लेकिन एक कश्मीर जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में लिया था, उसका विवाद आज तक चल रहा है। तो किस योग्यता में सरदार पटेल से ज्यादा योग्य नेहरू थे? किस बात में सरदार पटेल से ज्यादा योग्य थे? पढ़े लिखे ज्यादा थे। अगर सरदार पटेल, नेहरू बैरिस्टर थे तो सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे। उम्र में भी सरदार पटेल ज्यादा थे। और आजादी की लड़ाई में अगर त्याग की बात किया जाए तो उसमें भी सरदार पटेल ज्यादा थे। अगर पूरे देश भर में किसानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को गांधी जी के साथ जोड़ने के काम करने की बात हो तो वो सारा काम पूरे देश भर में पटेल जी ने किया। अगर ये सारा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया तो आखिर कमी किस बात की रह गई? कमी किस बात की रह गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया? ये कमी किस बात की रह गई? तो कमी केवल एक बात की रह गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी के घर पैदा हुए थे। अगर वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए होते तो वो प्रधानमंत्री बन जाते। तो सवाल ये है कि हर लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम खड़े कहाँ हैं? हमको समझने की जरूरत है कि हम खड़े कहाँ हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, और तब से लेकर के आज तक कोई पिछड़े वर्ग का आदमी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना? देवगौड़ा कुछ दिन के लिए बने थे, सरकार गिरा दी गई जब उन्होंने जाति आधारित गिनती का फैसला लिया। चौधरी चरण सिंह बने थे, उनकी सरकार गिरा दी गई। तो हमको समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस देश में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, हम पिछड़े वर्ग के लोग अपने मुंह से चाहे अपने को क्षत्रिय मान ले, अपने मुंह से चाहे अपने को ब्राह्मण मान ले, और चाहे वैश्य मान ले, अपने को जो मानना अपने मुंह से मान ले। लेकिन पंडित जी ना हमको बावन मानने वाले हैं और ना क्षत्रिय हमको क्षत्रिय मानने वाला है, ना वैश्य हमको वैश्य मानने वाला है। तो हमको तो चौथे वर्ण में रखा, और चौथे वर्ण में जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनको रखा। लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग क्या लगता है, नहीं, चौथे वर्ण में शूद्र में तो चमार पासी आते, तो उनको तो और भी नीचे ढकेल दिया, और भी नीचे ढकेल दिया, उससे भी बाहर बाइकाट कर दिया। हुक्का पानी बंद करना जिसको बोलते हैं ना, तो उनका तो हुक्का पानी बंद कर दिया। गांव के दक्षिणी दिशा में मिलेंगे जहां मिलेंगे, दक्षिण दिशा में बसा दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, और कहा इनसे जो मतलब रखेगा उसका भी हुक्का पानी बंद हो जाए। अब तो थोड़ा मामला बदल गया है, नहीं तो कोई जाके अगर खा ले उनके यहाँ, कहते बाइकाट करो, खा लिया उधर जाके, कहते थे कि नहीं कहते थे? यही हुक्का पानी बंद करना होता है। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो तो और ज्यादा नीचे गिरा दिए गए, और पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया गया, और कहा गया अपनी अपनी जाति का पेशा ही करना है। तो कुर्मी अनाज पैदा करता है, यादव दूध बेचता है, मौर्य सब्जी बेचता है, विश्वकर्मा लोहा बेचता है, बढ़ई लकड़ी बेचता है कि नहीं है? कहार पानी भरता, सबका जाति पेशा है ना। ये कैसे हो सकता है कि सारे लोग एक ही जाति का एक ही काम करें? ये तो हो नहीं सकता। ये तो बंदिश लगी तब हुआ। आज संविधान ने मौका दिया तो मान लो सब लोग सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौका मिला। लेकिन संविधान लागू होने के पहले मौका नहीं था। मौका नहीं था तो जबरदस्ती से जो जिस जाति का था उसको कहा गया था कि तुमको अपना अपना पेशा ही करना है।
और पेशा करना है तो पंडित जी को मुफ्त में देना भी है। पंडित जी को मुफ्त में देना है। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो पंडित घर में आते थे तो कहते थे नहीं भाई ठीक है सब बना दो लेकिन पूड़ी मत निकालना, पूड़ी हम निकालेंगे। पूड़ी अगर कुर्मी निकालेगा तो पंडित खाएगा तो वो ठीक नहीं। सब्जी बना दो लेकिन नमक हम ही डालेंगे। मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आप नीच हैं और हम ऊंच हैं। ये जो भावना डेवलप की गई और कहा कि हमारी सेवा करो, तो जो कुर्मी है वो अनाज देगा, जो मौर्य है सब्जी देगा, जो यादव है दूध देगा, दे रहा ना मुफ्त में। और कहा इसके बदले में कोई उम्मीद मत करना, निष्काम भाव से सेवा करो। तो निष्काम भाव से सेवा का मतलब क्या? हमारी सेवा करो मगर हमसे कोई उम्मीद मत करो, ये है निष्काम भाव से सेवा करना। तो निष्काम भाव से हमारी हजारों पीढ़ियों ने निष्काम भाव से सेवा किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे लोगों को बताया गया, यही तो तुम लोगों ने पिछले जन्म में गलती किया, पंडितों की निष्काम भाव से सेवा नहीं किया, इसलिए तुम शूद्र के घर में पैदा हो गए, इसलिए तो मेहनत करना पड़ा, नहीं तुम भी पंडित बन गए होते। तो कहा चलो ये जन्म तो खराब हो गया, अगला सुधार लेते। तो अगला सुधार लिया। अगला सुधारने के चक्कर में निष्काम भाव से पंडित जी की सेवा किया, लेकिन आज तक ब्राह्मण नहीं बने। तो आप कहेंगे पटेल जी इस जन्म का तो पता हम ब्राह्मण नहीं, लेकिन अगले जन्म में नहीं लोग बन रहे हैं, इसकी कैसे जानकारी है आपको? तो इसकी जानकारी है हमारे पास में। कैसे? देश में पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है। अगर आधे लोग भी ईमानदारी से सेवा किए होंगे तब भी 25% बनते हैं ना। और अगर वो ब्राह्मण हो जाते तो ब्राह्मणों की संख्या कितनी हो जाती? 25, 3, 27, 27.5, 28% हो जाती कम से कम। लेकिन आज भी 3.5 पे ही टिके हुए और गिनती हो जाए कहीं 2-2.5 पर न चले जाएं। क्योंकि पैदा तो ज्यादा कर नहीं पाते ये लोग, पैदा तो ज्यादा हम ही लोग करते हैं, तो वो भी कहीं थोड़ा डाउन न चला जाए। तो इसका मतलब अगर हमारे लोग बन गए होते तो संख्या बढ़ गई होती, लेकिन हमारे लोग तो बने नहीं। तो ये तो मूर्ख बनाने का और कमाने और खाने का धंधा है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने लिखा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे शादी कराना, विवाह कराना, पूजा कराना, पाठ कराना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है, ये धंधा है। आप सुबह उठ के खेत में जाओगे, दिन भर खेत में काम करोगे, शाम को आओगे तब आपको खाना मिलेगा ना। मजदूर है तो किसी के यहाँ मजदूरी करेगा तब खाना मिलेगा, दुकानदार है तो अपनी दुकान पे जाएगा। लेकिन पंडित जी पूजा पाठ करके खाएंगे, तो वो उनका धंधा है, उनका धंधा है। लेकिन उस धंधे को हमको धर्म समझा दिया। तुम हमको दान करो, तुमको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा। जिंदा रहते कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। यहाँ का कोई हिसाब किताब नहीं है। मरने के बाद का सारा हिसाब किताब पंडित जी के पास में है, जिसका ना तुमको पता ना उनको पता। और इतने पता होता तो पहले अपना मरने का हिसाब किताब लगा लेते। अपना तो पता नहीं है मरने के हिसाब किताब का, लेकिन आपका हिसाब किताब जरूर लगा रहे। तो ये सारी बातें जो है पहले से चली आ रही है। अब इन चीजों को तोड़ने की जरूरत है और हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि अब देश में संविधान लागू है और संविधान में सबको अधिकार मिला हुआ है। तो इस देश में जितनी लड़ाइयां हुई उसको पिछड़े वर्ग के लोगों ने लड़ने का काम किया। अभी भी आप देखो, अभी जो लोग मरते हैं बॉर्डर पे, आप देखो, आप लिस्ट देखो ना उनके जो बॉर्डर पर मर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो चाहे चीन बॉर्डर हो, उठा के देख लो। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं है, माइनॉरिटी के लोग नहीं है, तो कौन है? उठा के लिस्ट आप देख लो। आज की भी बता रहे हैं। लड़ते हम हैं तो हम देश में अधिकार वंचित क्यों हैं? क्या हमने कभी सोचा? अगर हम किसान हैं तो किसान को अपनी फसल का दाम रखने का अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने आजादी के 74-75 साल में किसान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। किसान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया आपने। आप जाति के नाम पर वोट दे सकते हो, धर्म के नाम पर वोट दे सकते हो, क्षेत्र के नाम पर वोट दे सकते हो, भाषा के नाम पर वोट दे सकते हो, लेकिन किसान के नाम पर वोट कब दिया? किसान के नाम पर वोट कब दिया?
और जब किसान के नाम पर वोट नहीं दिया तो ये लड़ाई लड़ेगा कौन वहां जाकर के? जब जाति के नाम पर वोट मिल रहा तो किसान की बात क्यों करे, नौजवान की बात क्यों करे, रोजगार की बात क्यों करे, शिक्षा की बात क्यों करे? क्यों करेंगे? बिरादरी के नाम पर ही वोट मिल जा रहा। बिरादरी चाहे भाजपा में जाए तो वोट दे देंगे, बिरादरी चाहे सपा में जाए तो वोट दे देंगे, बिरादरी चाहे जिधर जाए उधर वोट दे देंगे। कोई ईमान धर्म है नहीं बिरादरी का। केवल बिरादरी ही अगर ईमान धर्म है तो सत्यानाश तो होगा ना। केवल अगर बिरादरी ही ईमान धर्म है तो सत्यानाश तो होगा। अगर लड़ाई लड़ने वाला नेता नहीं बनाओगे, बिरादरी के नाम पर नेता बनाओगे तो सत्यानाश होगा। इसलिए खेती किसानी घाटे का सौदा हो गई। हम इलेक्शन में अपने जिले में घूम रहे थे तो हमने कहा भाई आलू कैसे पैदा हुई? बोले आलू तो बहुत बढ़िया पैदा हुई, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो पैदा होने से क्या फायदा? जब कोई पूछ ही नहीं रहा है तो पैदा होने से क्या फायदा है? जब तुम्हारे घर में पैदा हो जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और जब पैदा नहीं होगी तो महंगाई रहेगी तो भी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो तुम्हारा तो फायदा किसी स्थिति में हो ही नहीं रहा है। तो इसके बारे अच्छा हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि नीति बनाने वाले हमारे लोग नहीं। नीति बनाने वाले हमारे लोग नहीं तो क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि हमारे भी अधिकारी होने चाहिए? क्यों नहीं? हमारे भी जज होने चाहिए? क्यों नहीं है? हमारा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए? क्यों नहीं है? हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्यों नहीं है? क्या कभी हमने सोचा? और जब हमने नहीं सोचा तो कैसे बनेगा? शेड्यूल कास्ट के लोगों को हमसे भी नीचे रखा गया। उनकी संख्या के अनुपात में उनको आरक्षण जब संविधान लागू हुआ तो मिल गया। मिला कि नहीं मिला? आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनको भी उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण जब संविधान लागू हुआ तो मिल गया। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग संख्या में भी मजबूत हैं, ताकत में भी मजबूत हैं, हमको क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम इसकी लड़ाई ही नहीं लड़ते, हम इसको समझ ही नहीं पाए। जब डॉक्टर अंबेडकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे तब हमको समझाया गया को तो चमारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी और आर्टिकल 340 संविधान सभा में लिखने का काम किया संविधान में, और उसकी वजह से कालेलकर कमीशन बना। और जब नेहरू आयोग लागू नहीं कर रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा देने का काम किया। आज तो इतने विधायक मंत्री हैं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो कोई इस्तीफा दे देगा? लेकिन वो तो कानून मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया। आपके जाति बिरादरी के तो नहीं थे, लेकिन फिर भी दिया। अगर बिरादरी की बात किया जाए, मूल निवासी की बात किया जाए तब तो थे, लेकिन जिस बिरादरी की सोच हम आप रखते हैं, अगर उस बिरादरी की बात किया जाए तब तो नहीं थे, लेकिन इस्तीफा देने का काम किया। और इसलिए नेहरू को आयोग बनाना पड़ा। लेकिन नेहरू ने आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं किया। नेहरू को हम लोग नेता मानते, लेकिन नेहरू ने लागू नहीं किया। और जिस अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी उसको हमारे दिमाग में क्या भर दिया गया? अरे ये तो चमारों के लिए काम किया। भर दिया गया कि नहीं भर दिया गया? तो उनकी वजह से जो आज 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को, वो भी उनकी वजह से मिल रहा है। मंडल कमीशन बना 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया। क्या फैसला आया? 52% को केवल 27% आरक्षण मिलेगा। जिसको 52 रोटी की भूख है उसको 27 रोटी खिलाई जाएगी, मतलब कुपोषित बना के रखा जाएगा। और 52% में भी क्रीमी, 27 में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता है। जो ओबीसी के पास इतना पैसा है को अपने बच्चे को कोटा भेज दे तैयारी के लिए, तो क्रीमी लेयर में आ गया। और जो कोटा भेज नहीं सकता तैयारी के लिए, उसका बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, नौकरी में आरक्षण कहां से लेगा? जो पढ़ाने लायक है वो क्रीमी लेयर में आ गया, भैया तुम्हारे पास पैसा ज्यादा इसलिए तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो पढ़ाने लायक नहीं हो अपने आप ही आरक्षण नहीं ले पाएगा, तो आरक्षण ऊपर से खत्म हो गया, नीचे से खत्म हो गया। लेकिन हमारे लोगों को पंडित जी लोगों ने बताया, अरे अयोध्या में राम का मंदिर बनाना है, मुसलमान बनने ही नहीं दे रहे, चलो अयोध्या। अरे जिनको अपने अधिकार के लिए दिल्ली घेरना चाहिए था कि शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या उतना आरक्षण है,
तो यही संविधान न ओबीसी पर लागू होगा। जो संविधान शेड्यूल कास्ट पर लागू है, जो संविधान आदिवासी पर लागू है, वही संविधान न वो पिछड़े वर्ग पर लागू होगा, ओबीसी पर लागू होगा। तो हमारी संख्या 52% है, 52% आरक्षण क्यों नहीं? दिल्ली घेरना था कि नहीं घेरना था? और अगर दिल्ली घेरते तो किसी के बाप की औकात थी नहीं देता। अब 52% हमारी संख्या है, कौन रोक लेता? लेकिन दिल्ली नहीं घेरे, हमको आरएसएस वाले मिल गए, बजरंग दल वाले मिल गए, विश्व हिंदू परिषद वाले मिल गए, पंडित जी लोग मिल गए। अरे कहा चलो अयोध्या राम मंदिर बनाना है, मुसलमान बनने नहीं दे रहे। अब वो तो समझ रहे हैं कि इनकी नौकरियों को तो हमने हजम किया, अगर ये दिल्ली घेरे तो इनकी नौकरी इनको देनी पड़ेगी, बड़ा अपना नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनको लेके चलो अयोध्या। तो लेके चले गए अयोध्या और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। जिस लड़ाई को हाथ में लेते उसको फतेह कर देते, उसको छोड़ते नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ लगे, अंग्रेजों को भगा दिया। मुगलों से कौन लड़ा? शिवाजी महाराज का नाम सुना है ना? मुगलों से लड़े शिवाजी महाराज। और आज जो अपने को बड़का हिंदू कहते हैं ना, टीका लगा के मंदिर में बैठते, एक को लड़े थे? पूछो एक को लड़े थे? एक भी नहीं लड़े थे, बल्कि उनके साथ, मुगलों के साथ खड़े थे। शिवाजी महाराज के साथ नहीं खड़े थे डर के मारे, मुगलों के साथ खड़े थे। तो लड़े तो हम ही सबसे। और जिसके लड़े, मुगलों से लड़े तो उनका भी बंदोबस्त कर दिया, अंग्रेजों से लड़े तो उनका भी बंदोबस्त कर दिया। और इन लोगों ने भड़काया तो जब बाबरी मस्जिद गए तो बाबरी मस्जिद भी गिर गई। तो जो लड़े, लेकिन लड़ तो रहे हो, समझ के तो लड़ो, तुमको तो भी मिलना चाहिए। तुमको तो कुछ मिल नहीं रहा, क्यों लड़ रहे हो दूसरे के कहने से। बाबरी मस्जिद गिर गई, गिराया कौन? विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंभरा, ये लोग कौन है? सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोग। गिराया इन्होंने। अब मंदिर बन रहा ना, तो ट्रस्ट बना, मंदिर बन रहा, पहले ट्रस्ट बना। तो ट्रस्ट में एक भी कुर्मी को रखा, एक भी लोधी को रखा, एक भी निषाद को रखा, एक भी राजभर को रखा, एक भी चौहान को रखा, एक भी तेली को रखा, एक भी तमोली को रखा किसी को? एक भी यादव को रखा, एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को रखा? मंदिर बनाने के लिए तुम ही सबसे ज्यादा गए थे मस्जिद गिराने के लिए, लेकिन रखा। हमने कहा चलो भाई दूसरे लोग अच्छे नहीं होंगे इसलिए नहीं रखा। विनय कटियार तो अच्छे हैं ना, वो तो गिरा रहे थे, तब बजरंग दल के अध्यक्ष थे वो। कल्याण सिंह तो अच्छे थे, उमा भारती तो अच्छी है, परवीर तोगड़िया तो अच्छे हैं, वो तो है ना अच्छे। कम से कम उनको रख लेते, दूसरे को ना रखते, खराब वालों को। लेकिन एक को भी नहीं रखा। उधर हमारी करोड़ों नौकरियां चली गई। जो हमको करोड़ों नौकरियां मिलती, अगर हमको आरक्षण मिलता 52 को 52, तो करोड़ों नौकरियों पर पंडित जी लोगों ने कुंडली मार लिया। और इधर मंदिर मस्जिद हमसे गिरवाया और कुंडली मार के बैठ गए ट्रस्ट पे पंडित जी लोग। तो कब हम इन चीजों को समझेंगे? कब हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे? इन चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है। जब मुसलमान से लड़ना हो तो हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू हैं। तो क्या मुसलमान कोई अरब ईरान से आए हैं? और जब मोहन भागवत का मन होता तो कह देते सबका डीएनए एक है। मतलब उनको जब अपना फायदा देखना तो कहते सब हमारे भाई है, तो मिला भी लेते हैं और हमको चढ़ा के मार काट भी करवा देते। ये दोनों काम चल रहा है एक साथ में। तो क्या भारत में जो मुसलमान हैं वो अरब ईरान से आए हैं? अरे यहीं से कन्वर्ट हो गए, यहीं से धर्म परिवर्तित हो गए। क्योंकि पंडित जी लोगों ने इतना लात जूता मारा हमारे लोगों को, जो बर्दाश्त नहीं कर पाए वो दूसरी जगह चले गए। जैसे कुत्ता थाली चाट ले तो पवित्र है, लेकिन चमार थाली छू ले तो अपवित्र हो गई। लेकिन जब मुसलमान लोग आए, इस्लाम आया, तो उन्होंने कहा बैठो ना हमारे चटाई पर, खाओ ना हमारे साथ में प्लेट में खाना, चलो ना हमारे साथ में नमाज पढ़ो मस्जिद में हमारे बराबर खड़े होकर के। बराबरी का व्यवहार दिया तो आदमी को लगा साला यहाँ तो जानवर बने हैं, यहाँ तो कम से कम इंसान बन जाएंगे जाकर। इसलिए इस्लाम बढ़ा, तलवार उलवार के बड़ पर इस्लाम नहीं बढ़ा। इस्लाम बढ़ा तो ये जो पंडित जी लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है, इसकी वजह से इस्लाम बढ़ा। इसलिए भारत में जो मुसलमान हैं वो अरब और ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, वो यहीं के लोग हैं, हमारे डीएनए के, हमारे खून के भाई हैं। वो बाहर से आए हुए लोग नहीं है। इसलिए भारत में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई तो ये है इस देश में कि जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये असली लड़ाई है। लेकिन जिन लोगों ने चालाकी से इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किया है, उन लोगों को लगता अगर ये लड़ाई होगी तो हमने जो इनका हिस्सा हड़प के रखा हुआ है वो हिस्सा वापस देना पड़ेगा। वो देना ना पड़े इसलिए एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, भाषा के नाम पर लड़ा रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर लड़ा रहे हैं। लड़ाने का काम कर रहे हैं ताकि जो सब लोग अपने हिस्से की मांग ना करें, आपस में उलझे रहें। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आज के देश की विधायिका की स्थिति देख लो, इतना दिन तक कांग्रेस ने राज किया, हमारी गिनती नहीं किया। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी नाम के ब्राह्मणों ने बनाया पार्टी, गोखले, तिलक, आगरकर ने बनाया। कांग्रेस बनाने में कोई दूसरा नहीं था, दूसरे ने काम किया उसमें, लेकिन बनाने में कोई दूसरा नहीं था। कांग्रेस को भगाते भगाते बीजेपी आ गई। अब बीजेपी दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी नाम के एक आदमी की पहले उसकी जाति की लिस्ट ओबीसी में डाला और फिर उसको प्रचार किया पूरे देश भर में कि ये ओबीसी है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं, नीच जाति का हूं। तो हमारे लोग उसको पकड़ लिए कि ये तो लग रहा अपना आदमी है। फिर कहा काला धन वापस लाएंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख डाल देंगे। तो हमारे लोग और खुश हो गए कि ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, सब लोग तो बड़े आदमियों की मदद करते हैं, ये तो छोटे आदमियों की मदद करने की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 314 ओबीसी के बच्चे आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया, वजीफा बंद कर दिया ओबीसी के लोगों का। और सबका साथ सबका विकास कहते हो, बगैर पैसे के विकास होता है। ओबीसी के विकास के लिए पैसा तो दिया नहीं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। तो सबका साथ सबका विकास का नारा बदल गया। अब नारा हो गया सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास और बाकी सबका सत्यानाश। सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। नरेंद्र मोदी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, तो हमारे लोगों ने सोचा लग रहा सब बेच दे रहे हैं इसलिए रोकने आ गया आदमी। तो हमारे लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। अब प्रधानमंत्री बना दिया तो कसम खा लिया मोदी ने, देश का एक एक कण जब तक अडानी और अंबानी को नहीं सौंप देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। कसम खा लिया कि नहीं खा लिया? अब रोज आप पढ़ो, अखबार, टीवी देखो, ये एयरपोर्ट बिक गया, ये बिक गया, ये रेलवे स्टेशन बिक गया, ये विभाग बिक गया, इंडियन ऑयल बिक गया, भारत पेट्रोलियम बिक गया, टेलीफोन बिक गया, सब बिक गया। जो पुराने लोग हैं, आप देखिए जिस गांव में कोई रेलवे में पुराना होगा तो 7-8 घर जरूर होंगे अगल बगल। जो टेलीफोन में जहां होंगे 7-8 घर इकट्ठे होंगे। क्यों? पहले अनपढ़ आदमी रेलवे में गया गड्ढा खोदने या मेहनत का काम करने, परमानेंट हो गया, सरकारी हो गया। गांव से 10 आदमी और लेके गया, उन्हें भी सरकारी कर दिया। फिर अपने बच्चों को लगा दिया, खुद रिटायर हुआ, पेंशन लिया। ऐसे टेलीफोन में लोग गए, ऐसे पीडब्ल्यूडी में लोग गए। मतलब पहले अनपढ़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती थी। आज जिसको आप ग्रेजुएट इंजीनियर बना रहे हो, पढ़ा लिखा बना रहे हो, उसको भी सरकारी नौकरी नहीं है। आप बीटेक कराते हो इज्जत बचाने के चक्कर में, जब तक लड़के की शादी नहीं होती तब तक वो किसी कंपनी में 10-15 हजार की नौकरी करता है, और जब शादी हो जाती है तो लौट के आता, कहता अब यहीं कुछ करेंगे, वहां कुछ है नहीं। ये स्थिति है। तो हमको समझने की जरूरत है देश जा कहां रहा है, हम जा कहां रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये देश अडानी और अंबानी को गिरोही रखने की तैयारी चल रही है और इस देश में सारे लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा। प्राइमरी स्कूल उठा के देख लो, किताब भूल जाएगा, कटोरा नहीं भूलेगा बच्चा। और कक्षा 8 पास हो जाएगा, उसको कहो अपना नाम लिख, अपने माँ का नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपने दादी का नाम लिख, अपने बाबा का नाम लिख। 5 नाम लिखने के लिए बोल दीजिए, लिख नहीं पाएगा। सही है। जो 5 नाम नहीं लिख सकता वो कौन सा डॉक्टर बनेगा, कौन सा मास्टर बनेगा, कौन सा वकील बनेगा, कौन सा इंजीनियर बनेगा? तो किसके बच्चे जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने? कई ठू पंडित के, कई ठू ठाकुर के बच्चे जा रहे हैं, कई ठू जा रहे हैं। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के ही ना बच्चे जा रहे हैं। तो सत्यानाश किसका हो रहा है?
हमारा न सत्यानाश हो रहा है। पहले हम भी तो प्राइमरी में पढ़े हैं, लेकिन तब पढ़ाई होती थी, तब खिचड़ी नहीं मिलती थी, पढ़ाई होती थी। बोरिया लेके घर से जाते थे, तख्ती लेके घर से जाते थे बैठने के लिए, लेकिन पढ़ाई होती थी। आज पढ़ाई नहीं है, आज सत्यानाश हो रहा है। और जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जान गए उनको स्किल डेवलपमेंट में ले आए। हाई स्कूल पास कर लिए, चलो तुम बढ़ई हो तो बढ़ई वाला काम सीख लो स्कूल में, तुम लोहार हो तो लोहार वाला काम सीख लो स्कूल में, तुम जो हो वो काम सीख लो स्कूल में। जैसे वर्ण व्यवस्था में तुमको जो करना था वैसे यहाँ करो। मतलब डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बनने का ख्वाब मत देखो, बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता बनने का ख्वाब मत देखो, जज बनने का ख्वाब मत देखो, पत्रकार बनने का ख्वाब मत देखो। तो ये जो सारी स्थिति है, अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो इसको कौन समझेगा। ये आज ये पैदा हो रहा है, आपकी जड़ों पर गर्म पानी डाला जा रहा है, आपकी नस्लों को गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। आज हम समझा रहे हैं, समझाने लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझा रहे हैं। आज समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगे। जो व्यवस्था चल रही है, कल कोई समझाने वाला भी नहीं रहेगा, कोई लड़ाई लड़ने वाला भी नहीं रहेगा, और आने वाली जनरेशन गुलाम हो जाएगी। तो अगर इसको बचाना है, अगर इसको बचाना है तो इसकी लड़ाई हम सभी लोगों को लड़ना पड़ेगा और सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्या अडानी अंबानी कब्जा कर लेंगे तो बच जाएंगे? वो भी नहीं बचेंगे, वो भी उसके झांसे में जाएंगे, वो भी गुलाम हो जाएंगे। और ये जो 3 कानून आए थे ना किसानों के खिलाफ, ये इसीलिए अभी किसानों की जमीन ही किरकिरी बनी हुई, क्योंकि बाकी सब तो सरकार के कब्जे में है, बेच दिया। अब किसानों की जमीन जिसके ऊपर हम कहते हैं कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, ये भी छीनने की तैयारी है। और अब तो 22 में बहुमत मिल गया तो लोग कह रहे हैं कि अब चाहे हम जिसके ऊपर बुलडोजर चलाएं, हमें तो जनता ने बहुमत दे दिया। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये राशन से और किसान सम्मान से बड़ी बातें हैं जो हमको समझने की जरूरत है। ये तो छोटा झुंझुना दिया जा रहा है। जैसे किसी बच्चे को टाफी दे दिया जाए और टाफी दे के बहका लिया जाए और अपना काम करवा लिया जाए, वैसे भी हमको टाफी खिला के बहकाने का काम चल रहा है। तो बहकने की जरूरत नहीं है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस लड़ाई को लड़ रहा है। 22 तारीख को हम लोगों ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया और अभी 18 तारीख को रैली प्रदर्शन पूरे देश भर में करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। ईवीएम में भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, उसके लिए भी कर रहे हैं। और 25 मई को भारत बंद भी करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा तो समझाने के लिए चल रही, चूंकि समझाएंगे नहीं तो आंदोलन में आएगा कौन, समझाना पड़ेगा। उनकी बात तो टीवी अखबार वाले समझा रहे हैं, क्योंकि टीवी अखबार में वही लोग बैठे हैं, तो घर घर समझा रहे हैं, तो हमें तो आके समझाना पड़ेगा ना लोगों के साथ में। तो इसलिए हम घूम रहे हैं हर जिले में कि लोगों को समझाया जाए और आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारे लोग सड़क पे आएं, इन चीजों का विरोध करें ताकि इस लड़ाई को मजबूत किया जा सके। तो साथियों, इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इतना इस मौके पर कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यांकन।